गुड मॉर्निंग पीपल। तो कैसे हो आप लोग सब? आई होप बढ़िया होंगे। चलो मैं भी बढ़िया हूँ। सी ए इंटर वालों, ये लेक्चर जो लोग का एग्ज़ाम अभी ये जनवरी साइकिल में है, जितना तक कंप्लीट होगा आप लोग उतना तक देख सकते हो। बिकॉज़ ये जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी कंसाइज फॉर्मेट। तो बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने ये नोट्स। एंड फॉर मे गाइस, आप लोगों को पूरा सीरीज मिलेगा एंड इंक्लूडिंग all the question answers of provided by ICAI, past years, RTP, MTP, everything will be there. तो गाइज, पिछला लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ये वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश सप्लाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सी स्क्रीन पे देखो। देखो अपना ये चैप्टर है सप्लाई। तो चैप्टर है सप्लाई एंड बेसिक्स। देखो ये चैप्टर मेरा एक्चुअली दो सेट नोट्स है, एक तो सीए आप लोगों के लिए एंड दूसरा सीए फाइनल जो लोग दे रहे हैं उनके लिए। जो सीए फाइनल नोट्स जो है, ये चैप्टर में आधा आप लोगों का नोट से करवाऊंगा एंड आधा सीए फाइनल के नोट से। ओके, तो ये चैप्टर का कवरेज क्या है? सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 7 में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 आएगा एंड सेक्शन 8 इज़ ऑल अबाउट कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो ये हो गया अपना सिलेबस, मतलब ये चैप्टर का कवरेज। फिर यहाँ पे आप लोगों के साथ जो आप लोगों का जो डेडिकेटेड नोट्स है, दिस इज़ फ्यू स्पेशल पॉइंट्स। तो देखो पहले ये स्पेशल पॉइंट्स करेंगे, उसके बाद सीए फाइनल नोट से सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8 7 एंड 8 को समझेंगे। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पर्पस आई गेस। तो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज इन जीएसटी। एक छोटा सा नोट है, एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो देखो सप्लाई बनने के लिए एंड एज पर आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, सप्लाई इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। जब तक सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तब तक जीएसटी लेवी नहीं होगा। सप्लाई जहाँ पे सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वहाँ पे जीएसटी लेवी होगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, दैट इज सप्लाई। तो एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विसेज। तो बेसिकली ये लाइन से ये समझ में आता है, गुड्स एंड सर्विस ये दोनों का जब सप्लाई होगा वो केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे जो गुड्स है ना, गुड्स बेसिकली मीन्स every kind of movable property is goods, and which includes एक तो एक्शनेबल क्लेम्स। देखो एक्शनेबल क्लेम्स में सारा गुड्स में नहीं आते हैं, उसमें से लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये तीनों ही गुड्स में क्लासीफाई होंगे। फिर कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स हो, ग्रास हो एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, अभी ये भी गुड्स में क्लासीफाई होगा। ये जो थिंग्स अटैच्ड वाला जो है ना, थिंग्स अटैच्ड टू, इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स अटैच्ड। कई बार आप लोग देखते हो लैंड में एक एडवर्टाइजमेंट का साइन बोर्ड है, तो वो गुड्स में आ जाएगा। फिर देखो ये तो अपना गुड्स हो गया। फिर नेक्स्ट इधर पे चलते हैं एंड इधर पे देखो सर्विसेज में आ जाओ। सर्विस में क्या आता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वही सर्विस है। एंड स्पेसिफिकली इंक्लूड्स, एक तो देखो यूज़ ऑफ मनी। अभी यूज़ ऑफ मनी बोले तो जो बैंकिंग है, मनी चेंजिंग सर्विसेज है, वो हो गया। एंड चेंज इन द फॉर्म, एक तो मनी का फॉर्म, करेंसी एंड डिनोमिनेशन जो चेंज जब होता है
क्या क्या बोला मैंने, मनी का फॉर्म चेंज हुआ, करेंसी चेंज हुआ, डिनोमिनेशन चेंज हुआ, ये वाले केसेस सर्विसेज में कैटेगराइज होते हैं। एंड फिर आगे देखो, गुड्स एंड सर्विसेज दीज एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज। तो बेसिकली ये हो गया अपना गुड्स एंड सर्विसेज का स्कोप। फिर एक यहाँ पे मेजर टेस्ट है, जो टेस्ट को हम लोग एबीसी टेस्ट बोलते हैं। एबीसी टेस्ट टू कंस्टिट्यूट सप्लाई, मतलब इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ अ सप्लाई और नॉट, ये देखने के लिए हम लोगों को एबीसी टेस्ट देखना होगा। यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर, बेसिकली ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है ना, उसमें एक तो सेल आएगा, ट्रांसफ़र आएगा, बार्टर आएगा, एक्सचेंज आएगा, लाइसेंस हो गया, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारा ही एक्टिविटी के फॉर्म्स है। फिर दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ बी। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, मतलब ये जो एक्टिविटी हो रहा है दैट मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका भी मतलब क्या है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है। एंड जो तीसरा अपना पॉइंट है दैट इज सी। सी इज बेसिकली कंसिडरेशन। तो एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन, तीनों अगर सेटिस्फाई होते हैं इकट्ठे तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई कहलाएगा। सप्लाई कहलाने के लिए एबीसी टेस्ट पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो गाइज इसके बाद फ्यू क्लैरिफिकेशंस आर देयर जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। अभी इंडिविजुअल डोनर ने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, इसमें तो देखो दो पार्ट, एक विथ क्विड प्रो को रिलेशनशिप एंड विदाउट क्विड प्रो को रिलेशनशिप। अभी क्विड प्रो को का क्या मतलब है, देखो ये बेसिकली है क्विड प्रो को का मतलब। ये पार्ट बड़ा प्यारा है, एग्ज़ाम के लिए भी रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है। देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट। मतलब डोनेशन जिसको मिला उसके पार्ट में कुछ इन रिटर्न उसको कुछ करना है, मतलब देयर इज एन ऑब्लिगेशन। अगर वो ऑब्लिगेशन है तो क्विड प्रो को रिलेशनशिप बुलाएगा। एंड जहाँ पे देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट ऑल तो वहाँ पे क्विड प्रो को रिलेशनशिप नहीं है। देखो, जहाँ पे क्विड प्रो को रिलेशनशिप है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल, एंड जहाँ पे क्विड प्रो को रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे फिर स्टेप 2 हम लोग चेक करेंगे। एक तो स्टेप 2 में देखो, डोनेशन इज मेड टू अ, फर्स्ट पॉइंट इज डोनेशन मस्ट बी मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट हैज़ द कैरेक्टर ऑफ डोनेशन। पेमेंट का जो कैरेक्टर है ना वो डोनेशन होना चाहिए। एंड फॉर द पर्पस जो पेमेंट का है दैट शुड बी फिलैंथ्रोपिक पर्पस। अभी फिलैंथ्रोपिक पर्पस का क्या मतलब है, नीचे लिखा हुआ है देखो, नो कमर्शियल गेन और नो एडवर्टाइजमेंट। तो इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन नो जीएसटी एट ऑल। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है, ये जो नोट है ये कर लेते हैं। देखो, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। जो कई बार देखते हैं ना, जो गैलरी में जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट लोग अपना पेंटिंग्स लगवाते हैं, एंड जब पेंटिंग्स लगवाते हैं वो टाइम पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई खरीदेगा तब कंसिडरेशन आएगा। तो जब आर्ट वर्क सेंड किया गैलरी को दैट इज़ नॉट अ सप्लाई बिकॉज कंसिडरेशन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे मेन जो चीज़ है दैट इज़ कीवर्ड है कंसिडरेशन। जो यहाँ पे कीवर्ड है दैट इज़ कंसिडरेशन। ठीक है, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल है चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड। देखो, मिस्टर एक्स डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है एंड एक्स वाई जेड चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन, ये है चैरिटेबल ट्रस्ट।
यहाँ पे एक्स वाई जेड प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड, मतलब जो ब्लैक बोर्ड दिया उसके नीचे प्रिंट किया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर एक्स, नाउ डिसाइड। अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा? नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। देखो यहाँ पे नो बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द डोनर विच अदरवाइज वुड हैव गॉट एडवर्टाइज्ड। तो अल्टीमेट अपना डिसीजन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ नो कमर्शियल गेन ऑफ द डोनर, because of no commercial gain of the donor, this comes to philanthropic purpose। अभी philanthropic purpose हुआ, which again suggests there will not be GST charge। तो गाइस देखो, इतना तक हुआ तो बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े। एंड ये जो नोट्स है, आप लोगों को अगर मेरा स्पीड ज़्यादा लगता है तो बीच में आप लोग पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स कॉपी करते रहो। एंड इन केस आप लोगों को नोट्स कॉपी करना अच्छा नहीं लगता है, तब यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 6290030610, 6290030610। चलो, बिजनेस एक्टिविटी मीन्स, यहाँ पे ऊपर हम लोग ने जो बी टेस्ट पढ़ा ना, ABC टेस्ट का जो बी वाला पार्ट है, अभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी? देखो, एक तो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। क्या क्या बोला? ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये तो जनरल बात है। मैन्युफैक्चर, प्रोफेशंस, ये सब बिजनेस में आता है। फिर एक्विजिशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, एक्विजिशन ऑफ गुड्स और कैपिटल गुड्स एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ बिजनेस। फिर प्रोविजन ऑफ, मतलब बिजनेस जब शुरू किया तब कैपिटल गुड्स खरीदा, एंड बिजनेस जब बंद किया तब कैपिटल गुड्स बेचा, वो भी बिजनेस एक्टिविटी में ही आता है। फिर प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। कोई भी क्लब हो गया, एसोसिएशन हो गया, ये लोग कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टू देयर मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। एडमिशन टू एनी प्रेमाइसेस विद कंसिडरेशन, वो भी बिजनेस एक्टिविटी है। सर्विसेज एज एन होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे CNAG कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में कोई बैठा है एंड ही प्रोवाइड सर्विसेज एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन, तो वो भी बिजनेस में आता है। फिर देखो, सर्विसेज बाय टोटलाइजर और बुक मेकर। ये जो यहाँ पे टर्म्स है ना, एक तो टोटलाइजर एंड दूसरा है बुक मेकर, ये दोनों ही चीज़ ना ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के केस में आता है। तो क्या बोला मैंने? सर्विसेज बाय टोटलाइजर और बुक मेकर, ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। फिर एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज, वो भी सर्विस बिजनेस एक्टिविटी है। एक्सेप्शन टू बी रूल, मतलब बिजनेस वाला जो रूल, उसका एक्सेप्शन है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब फॉरेन कंट्री से सर्विस इंपोर्ट किया फॉर अ कंसिडरेशन। एक तो पॉइंट है अपना इंपोर्ट, देखो ये पॉइंट नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, पॉइंट नंबर 2 इज फॉर अ कंसिडरेशन, एंड पॉइंट नंबर 3 इवन इफ नॉट फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं भी होगा ना, तब भी सप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तब भी सप्लाई हो जाएगा, देन ऑल्सो इट इज़ अ सप्लाई। तो ये एक्सेप्शन था। और यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन, ये पूरा GST में रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। वन इज, मतलब एक पर्सन, वन पर्सन इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर पर्सन। फिर ऑफिसर्स या फिर डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर्स बिजनेस। फिर लीगली रिकग्नाइज पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन, जहाँ पे
वो थर्ड पर्सन का दोनों के बिजनेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 25% वोटिंग राइट्स होगा एंड वन ऑफ द पार्टी कंट्रोल्स द अदर पार्टी, दैट मीन्स वन कंट्रोल्स द अदर, टुगेदर कंट्रोल, वो दोनों मिलके एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं एंड मेंबर ऑफ सेम फैमिली। तो ये हो गया अपना रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन। फिर देखो अबव पर्सन प्लस ये तो है ही है, ऊपर वाला लोग तो रिलेटेड पार्टी है एंड ये भी रिलेटेड पार्टी में आता है। कौन? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स अंडर सेक्शन 25 आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन इन जीएसटी लॉ। तो गाइस बेसिकली उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों ने एक नया टर्म सीखा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भला होता क्या है अंडर सेक्शन 25। तो सबसे पहले एक तो देखो इसका एक कंडीशन है, अंडर सेम पैन देयर कुड बी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन 1 है, रजिस्ट्रेशन 2 है, रजिस्ट्रेशन 3 है एंड रजिस्ट्रेशन 4 है। ठीक है, 4 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन 1 महाराष्ट्र में है, रजिस्ट्रेशन 2 महाराष्ट्र में है, रजिस्ट्रेशन 3 हरियाणा में है, रजिस्ट्रेशन 4 वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है ना, दीज आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। मतलब इसको ऐसे मान लेंगे कि वो एक ही पार्टी का बिजनेस है। वेदर यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में है या फिर डिफरेंट स्टेट में है, दैट डजंट मैटर। वेदर इन द सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट, दैट डज नॉट मैटर। फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक ट्रांसफर का कंसेप्ट है। स्टॉक ट्रांसफर क्या है? देखो स्टॉक ट्रांसफर एक केस में डीम्ड सप्लाई बन जाता है एंड दूसरे केस में नॉट अ सप्लाई बन जाता है। तो डीम्ड सप्लाई कब बनेगा? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड। जब दोनों रजिस्टर्ड है, इनवॉइस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो इनवॉइस अमाउंट है is considered as value of supply if the recipient is able to book full ITC on such supplies. And जो स्टॉक ट्रांसफर है ये सप्लाई ही नहीं बनेगा भला कब? जहाँ पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट यूनिट आर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन। तो सेम रजिस्ट्रेशन में ये कौन सा केस है? ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके अंदर यूनिट 1, ये हुआ यूनिट 2। ये जो यूनिट 2 है ना, ये यहाँ पे रेसिपिएंट है एंड यूनिट 1 इज द सप्लायर। ये यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर किया, ये यहाँ पे ऐसे स्टॉक ट्रांसफ़र किया। ये जो घटना है, दिस इज़ नॉट अ सप्लाई। ये इसका एक छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस है। चलो फिर अगला अपना पॉइंट है गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। कई बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देते रहता है। जब value of such gifts is greater than 50,000 made without consideration in a financial year, तब वो सप्लाई भी बन जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी भी लग जाएगा। फिर क्लैरिफिकेशन, देयर इज अ क्लैरिफिकेशन बाय MOF, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। MOF का मतलब आप लोग बाद में पूछते रहोगे, लिख ही देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखो, इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, क्या क्या है? एक तो क्लब मेंबरशिप है,
हेल्थ है, फिटनेस है, आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रही है। इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी एज दिस पार्ट ऑफ एज दिस इज पार्ट ऑफ सीटीसी। मतलब ये सैलरी का ही तो पार्ट बन गया ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है ये बेनिफिट, तो कॉस्ट टू कंपनी में वो इंक्लूडेड है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है विच इज़ नॉट अ सप्लाई। अब सेक्शन इज टू बी रेड आफ्टर सी फाइनल सप्लाई सेक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर ये चैप्टर में एक मेरे तरफ से एक ये मैं इसको प्रोफेसर्स डेस्क करके नाम दिया है कि मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा तो ये चैप्टर के एंड में मैं लिख देता हूँ। डू ऑल टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस इन आईसीआई मैट। ये जो आईसीआई मैट का जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है वो ज़रूर करना फॉर प्रैक्टिस, एंड एडिशनल क्वेश्चंस क्या करना है वो मैं बता के चलूँगा आप लोगों को। तो वो एक सेपरेट क्लास में होगा जो एडिशनल क्वेश्चंस, एंड दैट क्लास इज डेफिनेटली विल नॉट गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी नहीं रहेगा आई गेस। तो गाइज ये अपना सप्लाई चैप्टर का बेसिक्स था। अभी इसके बाद ये चैप्टर सीए फाइनल के जो नोट्स है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है सीए इंटर एंड सीए फाइनल के क्लास के बीच। तो यहाँ पे जो सीए फाइनल, राइट दिस वन, ये नोट्स बड़े ही मेहनत से बना है, शानदार नोट्स है। पूरा सीए फाइनल का जीएसटी 140 पेजेस में समेट दिया लाके। पता नहीं आप लोगों को शायद मिल जाए कहीं पे, बट नहीं मिलता है तो दिस थिंग डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो इंट्रोडक्शन, ये सीए फाइनल वाला इंट्रोडक्शन है। फिर गुड सर्विसेज है। फिर यहाँ पे ये रहा सप्लाई। तो ये पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी ब्रेक ले लो, एंड डेफिनेटली सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता कुछ कर लो, नहीं तो एनर्जी कहाँ से लाओगे भाई। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। नाश्ता किए? अरे चाय वाय पिया कि नहीं? नहीं, चलो हम तो लेके आए हैं, अभी पीते पीते ही पढ़ाएंगे। चलो देखो, तो बेसिकली चैप्टर का नाम है सप्लाई, तो पता ही है वही चल रहा है। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ शेड्यूल, यहाँ पे 3 शेड्यूल है, 1, 2 एंड 3। एंड सेक्शन 8 इज़ ऑल अबाउट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो देखो यहाँ पे लीगल टर्म्स क्या बोलता है, जब आंसर लिखना है तो ये लैंग्वेज में लिखोगे। टू कंस्टिट्यूट अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST Act 2017, supply should be of goods or services or both. Supply shall be in the course or furtherance of business. Supply shall be made for a consideration. अभी मेड फॉर अ कंसिडरेशन मतलब नॉट ऑन एफओसी टर्म्स। तो सप्लाई तभी बनेगा जब एबीसी टेस्ट सेटिस्फाई होगा। दिस शोज हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। एक नोट है, जो इंडिपेंडेंट ब्रदर या फिर सिस्टर है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। एंड ये और एक नोट है, देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस बाय एन इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरेशन नॉट अ सप्लाई। यहाँ पे 4 चीज़ है। एक तो 4 चीज़ है, एक तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, पर्सनल पर्पस है, इंडिविजुअल ने किया है, विदाउट कंसिडरेशन है। तब ये जो घटना है
दिस इज नॉट अ सप्लाई, मतलब दुर्घटना नहीं बनी। अरे टैक्स लग रहा है मतलब दुर्घटना ना, तो सप्लाई नहीं है। फिर देखो सेक्शन 7, ये सेक्शन 7 जो CGST एक्ट 2017 का सेक्शन 7 है, उसमें देयर आर 3 शेड्यूल्स टू इट। वो शेड्यूल्स के हिसाब से हम लोग सप्लाई निकालते हैं, मतलब सप्लाई को मेजर करते हैं। तो वो देख लेते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है सप्लाई चैप्टर का। देखो एज पर शेड्यूल 1, जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ विथ कंसिडरेशन, एंड जो राइट हैंड साइड है दैट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज़ ऑन FOC टर्म्स। FOC का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो विथ कंसिडरेशन वाला साइड है वहाँ, यहाँ पे तो पता है ABC टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्टिविटी, बिजनेस कंसिडरेशन, ये सब पहले ही समझा दिया आप लोगों को। एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है एंड विथ कंसिडरेशन है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है विथ कंसिडरेशन है, तो वो केस में बिजनेस हो चाहे बिजनेस हो पर्सनल हो, चाहे क्या बोला, बिजनेस हो पर्सनल हो, चाहे बिजनेस हो पर्सनल हो, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, देखो एक्टिविटी जो सर्विस वाला पार्ट में थे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज, तो वो सप्लाई बन जाएगा। एंड अपना जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे, मतलब जो FOC वाला साइड है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई होगा, मतलब इवन इफ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हो रहा है, तब भी वो सप्लाई बन जाएगा। कौन कौन से केसेस में, एक तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, RBI एंड एजेंट, ये 4 यहाँ पे पैरामीटर्स है, 4 केसेस है बेसिकली। तो R स्टैंड्स फॉर रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इनके बीच कुछ भी हुआ, FOC हुआ तो सप्लाई बन जाएगा। फिर B फॉर जो बिजनेस, B फॉर बिजनेस एसेट्स, R फॉर रिलेटेड, तो बिजनेस एसेट्स, देखो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, दैट इज कई बार ना फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसमें ITC लिया हुआ रहता है, ITC ले लिया, ऑलरेडी टेकन एंड ट्रांसफर हो गया, डिस्कार्ड कर दिया, तो वो भी सप्लाई बन जाएगा इवन इफ FOC। फिर I स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, I स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, आई का मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर बिजनेस पर्पस। अभी सर्विस के केस में देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का 2 पार्ट है, ये इम्पोर्ट, अरे यार, ये इम्पोर्ट ऑफ जो सर्विस है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ये तो है विथ कंसिडरेशन वाला पार्ट, एंड यहाँ पे एक दूसरा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, ये विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट है। ये चीज़ को ध्यान से ध्यान से ध्यान से याद रखना है। चलो, तो क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट हुआ, FOC हुआ, तब भी सप्लाई बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एजेंसी, कोई भी प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के बीच सप्लाई हो रहा है, एजेंट प्रिंसिपल दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, एंड दिस एजेंट इज अ शेड्यूल 1 एजेंट ओनली, तो ये केस में सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन। नोट, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, अ शेड्यूल 1 एजेंट शैल इशू, जब इसको देखो शेड्यूल 1 एजेंट मतलब इसका क्या मतलब है, व्हेन एन एजेंट इज कॉल्ड अ शेड्यूल 1 एजेंट। एक एजेंट को शेड्यूल 1 एजेंट कब बोलेंगे, 2 चीज़ उसको सेटिस्फाई करना होगा तब, एक तो इशू इनवॉइस, ये एक पार्ट हो गया, ही नीड्स टू इशू इनवॉइस इन हिज ओन नेम, एंड दूसरा चीज़ है ही हैज़ टू टेक पार्टिसिपेशन इन इफेक्टिंग द सप्लाई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या डिफाइन होता है, देखो शेड्यूल 1 में क्या डिफाइन हुआ, व्हाट इज अ सप्लाई, मतलब इक्वल्स टू सप्लाई, मतलब व्हाट इज अ सप्लाई। एंड शेड्यूल 2 डिफाइंस गुड्स, मतलब
गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो सिखाता है अपना शेड्यूल 2। फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसका देखो पहले तो सेल हुआ, सेल तभी सेल एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, या फिर हायर परचेज ट्रांजैक्शन हुआ जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा अभी नहीं, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ट्रांसफर एट अ लेटर डेट का क्या मतलब है भाई, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा वो टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये केस गुड्स में फॉल करेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, जो राइट टू यूज कभी भी ट्रांसफर होता है ना वो सर्विस में फॉल करेगा। ये जो फर्स्ट पार्ट था दिस विल बी क्लासिफाइड एज गुड्स, जो सेकेंड पॉइंट है दिस इज क्लासिफाइड एज सर्विस एंड जो राइट टू यूज है। एंड तीसरा पार्ट में देखो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, जो बिजनेस एसेट्स अभी डिस्कस किया ना वो परमानेंट ट्रांसफर हो गया, आईटी से लिया हुआ था, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज गुड्स। एंड ये जो तीसरा पार्ट है दिस इज क्लासिफाइड एज गुड्स। फिर अपना नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एक तो इसका रेंटिंग या फिर लीजिंग हो सकता है, दिस इज अ सर्विस। फिर दूसरा पार्ट है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अभी बन के तैयार हुआ नहीं है वो वही टाइम पे बेच रहा है तो वो सर्विस में फॉल करेगा। एंड तीसरा केस क्या बन सकता है, सेल ऑफ कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी कभी भी सेल होगा ना दैट इज नॉट अ सप्लाई। फिर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो पेटेंट गुडविल के केसेस में क्या होगा वो देखेंगे। पहला तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र किया तो सर्विस, परमानेंट ट्रांसफ़र किया तो गुड्स। अभी परमानेंट ट्रांसफ़र कब होगा, टाइटल इज ट्रांसफर्ड, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा तभी परमानेंट ट्रांसफ़र मानेंगे। फिर अपना फोर्थ है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं, एक तो वो सर्विस मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गुड्स भी यूज़ करना होगा सर्विसेज भी यूज़ करना होगा एज इनपुट्स, दोनों यूज़ करना है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। एंड वेयर द रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इज एन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट है, रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इज एन, जो प्रॉपर्टी तैयार हो रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, दैट इज लैंड बिल्डिंग और बोथ, तो ये सर्विस में फॉल करता है। एंड लास्ट है केटरिंग नॉन कम्पीट फीस। अभी नॉन कम्पीट फीस मतलब नॉट टू डू समथिंग, नॉन कम्पीट फीस का मतलब है नॉट टू डू समथिंग। तो केटरिंग हो गया, कौन कौन सा केस है, एक तो केटरिंग, फिर दूसरा नॉन कम्पीट फीस, तीसरा जॉब वर्क। जॉब वर्क मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी दूसरे के फैक्ट्री में माल भेज रहा है, तो ये वाले केसेस सर्विसेज में फॉल करता है। फिर इसका लास्ट शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 भला क्या बोलता है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई बनता ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट अ सप्लाई। ठंडा हो गया यार, चलो कोई नहीं। शेड्यूल 3 है, इसमें देखो इनिशियल से वही सीखेंगे, जो इनिशियल्स बन रहा है ना दैट इज न्यू मैजिक बन के आ रहा है। तो एन स्टैंड्स फॉर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ये सप्लाई में फॉल नहीं करेगा। अभी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का क्या मतलब है, देखो ये यूएस में है एंड दिस इज़ अपना इंडिया, तो यूएसए से इंडिया में गुड्स आ ही नहीं रहा है, इधर पे जापान है वो सीधा जापान चला जा रहा है, भले ही इसका सप्लायर इंडिया में बैठा है बट जो गुड्स है ना गुड्स इंडिया में आ नहीं रहा है, सीधा जापान चला जा रहा है, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल नॉट, ये केस सप्लाई नहीं बनता है। फिर ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो वो भी सप्लाई नहीं बनेगा। डब्ल्यू वेयर हाउस गुड्स सोल्ड, देखो वेयर हाउस गुड्स सोल्ड मतलब क्या, ये कस्टम्स में पढ़ना है अपने को, अभी इंटर में तो कस्टम्स है नहीं, तो इसमें क्या होता है जो कस्टम मतलब बाहर से गुड्स इंपोर्ट हुआ,
कस्टम्स का जो वेयरहाउस है, वेयरहाउस में गुड्स पहले वेयरहाउस में जाता है थ्रू अ बॉन्ड, एंड वहाँ से गुड्स को छुड़ाना पड़ता है। तो गुड्स वहाँ से छुड़ाना पड़ता है टू कंज्यूम इन इंडिया। इंडिया में अगर क्लियर करना है तो वो केस में वहाँ से लाना पड़ता है। तो ये केस में क्या हुआ, वहाँ से डायरेक्टली समझो यूएसए से माल इंडिया का मुंबई कस्टम पोर्ट में आया, वहाँ से वो जो इंपोर्टर है उसने डायरेक्टली चाइना एक्सपोर्ट कर दिया, तो इंडिया में कंज्यूम हुआ ही नहीं। वो केस है वेयरहाउस गुड्स सोल्ड, एंड ये केस को हम लोग बोलते हैं हाई सीज सेल, ये घटना को। तो नॉट क्लियर्ड टू बी यूज्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, दैट इज डीटीए, सोल्ड बिफोर फाइलिंग। ये देखो, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, ये आईपीसी मतलब इंटर में उतना रेलिवेंट है नहीं, तो ये इतना याद रख लो। फिर एम स्टैंड्स फॉर मॉर्चुअरी सर्विसेज। अभी मॉर्चुअरी का क्या मतलब है, जो डेथ रिलेटेड सर्विसेज है ना वो, जैसे फ्यूनरल, ड्यूरियल, क्रीमेटोरियम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज्ड। एंड फिर ए फॉर एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था। ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, इंश्योरेंस क्लेम एटसेट्रा। देखो जो एक्शनेबल क्लेम है ना, ये जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है, दीज आर गुड्स। जो बाकी जो बच गया, ओ एम आर ए, ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, इंश्योरेंस क्लेम, ये सब सप्लाई नहीं है। फिर जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज रेंडर्ड बाय एमएलए, एमपी, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट पीएसयूज लाइक कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये सब का जो पार्ट टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर का सर्विस होगा, क्या होगा, फुल टाइम डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एज ए सैलरी, मतलब एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई पर्सन बन गया कोई एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के चक्कर में दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यहाँ पे जो पहले ई था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वो भी सप्लाई नहीं बनेगा। ओनली द केस ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर वो सर्विस के हिसाब से क्लासीफाई होगा। फिर आई के केस है क्या, सेल ऑफ कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई का जो केस है, दिस इज बेसिकली कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी कंप्लीटेड इमूवेबल बिल्डिंग जब होता है ना, पहले ही देखा, कंप्लीटेड बिल्डिंग जब बेच रहा है वो केस में सप्लाई ही नहीं है, वो ना ही गुड्स ना ही सप्लाई, मतलब ना ही सर्विस। फिर लास्ट है सी का मतलब है कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल सर्विसेज, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर रिट्रेसल मतलब कंज्यूमर कोर्ट, ये सब का जो सर्विस है वो भी नेगेटिव लिस्टेड है। फिर देखो 243G एंड 243W। जो 243G है ना, उसको ऐसे याद रखो, ये ग्रामीण है, G फॉर ग्रामीण मीन्स पंचायत, एंड 243W, एक तो G हो गया ना, W दूसरा है वो अर्बन है, मतलब कॉरपोरेशन। तो सर्विसेज बाय लोकल अथॉरिटी, कौन सा सर्विस है, मेंटेनेंस, ब्यूटिफिकेशन फॉर ज्वेलर्स। तो ये वाले जो सर्विसेज है ये भी सप्लाई के कैटेगरी में नहीं आता है। फिर सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस, ये जो दारू का जो दुकान होता है ना, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो लाइसेंस है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा के चलता है, एंड इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक मोटी फीस भी उनको मिल जाता है। तो वो जो फीस रिसीव हुआ दैट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज वो सप्लाई ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के रखा है, सर्विसेज बाय फुल टाइम डायरेक्टर्स, अभी मैंने डिस्कस किया, फुल टाइम डायरेक्टर्स विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सैलरी। फुल टाइम डायरेक्टर जो एफटीडी है वो सैलरी के केस में आ जाएगा एंड नॉट अ सप्लाई। एंड फिर अपना डिस्कशन का लास्ट पार्ट दैट इज सेक्शन 8, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 8 के हिसाब से कंपोजिट सप्लाई बनने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट होना चाहिए, पी एंड टी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल सप्लाई, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरली बंडल्ड, टी स्टैंड्स फॉर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। देखो अभी कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का क्या केस है, व्हेन मल्टीपल सप्लाईज आर इन्वॉल्व। ये वो केसेस है जहाँ पे मल्टीपल सप्लाई इन्वॉल्व है, तो उसका दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो कंपोजिट सप्लाई होगा, नहीं तो मिक्स सप्लाई होगा। तो कंपोजिट का ये 3 टेस्ट है। अभी
टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, उसमें से वो सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। अभी नेचुरली बंडल्ड का क्या मतलब है वो भी समझेंगे। देखो, एंड वन ऑफ द सप्लाई मस्ट बी अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो प्रीडोमिनेंट इन नेचर होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई बनेगा। एंड यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई है। देखो, कंपोजिट सप्लाई, कोई भी सप्लाई अगर कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से क्लासीफाई हुआ तो उधर पे क्लासिफाइड एट द सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसी सप्लाई का माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही सप्लाई बन रहा है, तो टैक्स रेट भी अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल सप्लाई का ही ले लेंगे। फिर मिक्स सप्लाई, नॉट नेचुरली बंडल्ड, नो प्रिंसिपल सप्लाई। बेसिकली मिक्स सप्लाई मतलब जहाँ पे ये PNT वाला क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो केस में वो कंपोजिट सप्लाई नहीं बनेगा। मतलब अपना फर्स्ट प्रेफरेंस इज कंपोजिट। अगर कंपोजिट नहीं बन पाता है तब यहाँ पे आके मिक्स सप्लाई बन जाएगा। नॉट नेचुरली बंडल्ड, नो प्रिंसिपल सप्लाई एंड क्लासिफाइड एट सप्लाई विथ हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे 3-4 सप्लाई हो रहा है ना, उनमें से जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ GST है उसी का सप्लाई माना जाएगा। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ GST। एक एग्जांपल है, देखो एक बॉक्स में कुछ कुकीज़, केक्स एंड भुजिया सब एक साथ पैक करके बेच रहे हैं। तो उसमें कुकीज़ में GST का रेट है 18%, केक्स में 10% एंड भुजिया में 20%। अभी कॉमन मार्केट प्रैक्टिस क्या है, ये सब चीज़ अलग अलग बेचा जाता है, तो नेचुरली बंडल्ड है नहीं, तो वो अपना PNT वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो कंपोजिट बना नहीं, कंपोजिट नहीं बना तो मिक्स में आ जाएगा। अभी मिक्स बनेगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ GST जो है वही प्रोडक्ट का सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे दिस विल बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ भुजिया, मतलब ये जो केस है ना विल बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ भुजिया एट द रेट 28%, राइट। फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो प्रिंसिपल एजेंट, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है एंड यहाँ पे एजेंट है, ये थर्ड पार्टी है। ये जो केस है ना यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल इनवॉइस इशू किया एजेंट को, एजेंट फिर से इनवॉइस इशू किया थर्ड पार्टी को, तो ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट बन गया। क्यों? शेड्यूल 1 वाला एजेंट बनने के लिए खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करना पड़ता है एजेंट को। तो ये केस में इवन इफ द सप्लाई इज ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म्स, FOC टर्म्स, इट इज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। एंड ये जो दूसरा डॉटेड लाइन है ये दूसरा केस है। यहाँ पे केस 2 क्या है, नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट, मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टली इश्यूज इनवॉइस टू द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे एजेंट जो है वो नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट। तो जो केस में एजेंट इज नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट, वहाँ पे अगर वो सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म्स में हो रहा है तो दैट इज नॉट अ सप्लाई। फिर शेड्यूल 1 एजेंट बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, फिर से एक बार लिख दिया है, एजेंट इश्यूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम एंड एजेंट टेक्स पार्ट इन इफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। एक तो देखो इश्यूज इनवॉइस इन इट्स नेम एंड दूसरा क्या है, टेक्स पार्ट। फिर एक छोटा सा लास्ट अपना डिस्कशन का पार्ट है डेल क्रेडियर एजेंट। अभी डेल क्रेडियर एजेंट को आप लोग ऐसे याद रखो, ये एजेंट्स बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म के एजेंट्स होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डेल क्रेडियर एजेंट क्या है, देखो एक तो गारंटीज 0% बैड डेट्स एंड टाइमली रिकवरी, ये दो चीज़ ये लोग इंश्योर करते हैं, उसके बदले में हायर कमीशन चार्ज करते हैं। इफ़ द बायर फेल्स टू पे, मतलब वेयर द buyer fails to pay, then del creditor agent pays to the principal in case of non payment by the buyer। तो del creditor agent में केस 1 देखो, ये अपना S सप्लायर हो गया, R रिसिपिएंट हो गया एंड यहाँ पे DCA बैठा है। तो सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया रिसिपिएंट को एंड डेल क्रेडिटर एजेंट ने लोन दिया रिसिपिएंट को, बदले में रेसिपिएंट डेल क्रेडिटर एजेंट को इंटरेस्ट पे किया। द इंटरेस्ट चार्ज बाय DCA इज नॉट इंक्लूडेड हियर। देखो ये इसका जो इंटरप्रिटेशन, ये यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। हियर DCA डज नॉट इशू इनवॉइस इन इट्स ओन नेम, DCA इज नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट। तो DCA शेड्यूल 1 एजेंट बन नहीं पाया, इंटरेस्ट चार्ज बाय DCA विल नॉट बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई।
बाय द सप्लायर. फर्दर इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिपॉजिट्स लोन एडवांसेस इज एग्जेम्प्ट बाय एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. जो इंटरेस्ट वाली जो सर्विस होती है ना, मतलब एफडी करा है इंटरेस्ट मिल गया, लोन दिया इंटरेस्ट मिल गया, मतलब डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांस, डीएलए, डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांस, डीएलए में कभी भी इंटरेस्ट मिला तो वो जो सर्विस है दैट इज एग्जेम्प्ट वाइड एग्जामेशन नोटिफिकेशन 12/2017. ये केसेस कौन से हैं? डिपॉजिट लोन एडवांस, डीएलए. जो केस 2 है डेल क्रेडिटर एजेंट का, वो देखते हैं. ये सप्लायर है, यहाँ पे डेल क्रेडिटर एजेंट है, यहाँ पे रेसिपिएंट है. सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया डीसीए को, डीसीए ने इनवॉइस इशू किया रेसिपिएंट को. तो यहाँ पे देखो, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट यहाँ पे रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट टाइम पे किया नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट. अभी जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है ना, ये रेसिपिएंट डीसीए को दे रहा है एंड डीसीए पेज ऑन बिहाफ ऑफ द बायर. ये जो केस हुआ, देखो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इज एडेड, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है ना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा. क्यों ऐड होगा? बिकॉज यहाँ पे एजेंट शेड्यूल 1 एजेंट हुआ. शेड्यूल 1 एजेंट क्यों? डीसीए इनवॉइस इशू कर रहे हैं खुद के नाम पे. तो ये वाले केस में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इज एडेड एंड रूल 35 इंक्लूसिव. अभी जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब कभी भी ऐसा जो लेट पेमेंट वाला कंसिडरेशन कभी मिल गया तो ये सब चीज़ ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हमेशा माना जाएगा. इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट. टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब जो डीसीए से सप्लायर को जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ, वो अमाउंट, मतलब दैट अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118. अभी यहाँ पे 18% जीएसटी रेट पकड़ने के वजह से 100 अपॉन 118 किया. अभी 28% होता तो 100 अपॉन 128 होता. तो बेसिकली द अमाउंट रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118. If this supply is made FOC, then too it will be a supply. Here DCA constitutes a Schedule 1 agent. जहाँ पे Schedule 1 agent बन गया तब FOC टर्म्स में होगा, तब भी सप्लाई बन जाएगा. तो यहाँ पे ये फाइनल वालों के लिए है सॉल्व ICMAT क्वेश्चंस. आप लोगों के लिए भी वो एप्लीकेबल है. सप्लाई चैप्टर में जितने भी टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है, देखो ये ज्ञान हो गया CA फाइनल वालों के लिए, एंड CA इंटर वालों के लिए भी लिख देते हैं. Do all test your knowledge questions given on ICAI मैट. ये किसके लिए बोल रहा हूँ? आप लोगों के लिए, CA इंटर वालों के लिए. ये प्रैक्टिस का देखो, ये हुआ CA फाइनल, ये हुआ CA इंटर. तो गाइज दिस इज इट. 48 मिनट्स में आप लोगों का बड़ा ही प्यारा, सुंदर, मनमोहक सा चैप्टर सप्लाई दम तोड़ दिया. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर थॉरली. एंड आप लोगों को अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाएगा. एंड डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, स्पीड स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है, आप लोगों का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. एंड ऑब्वियसली मेरा नंबर तो है ही आप सबके पास, दैट इज़ 6290030610. तो ये नंबर पे क्वेरी रेज कर सकते हो रिगार्डिंग फुल लेक्चर्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो नोट्स है, जो क्वेश्चन बैंक होगा. तो ये सब चीज़ के लिए जो क्वेरी होगा वो नंबर पे आप लोग कॉल करके देख लो. तो गाइज दिस इज़ इट. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए, अरे तब तक के लिए क्या, एक चीज़ तो बोलना भूल गया मैं, जो हमेशा बोलता हूँ, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. एंड बाय बाय.
टेक केयर, लव यू ऑल।